म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन, कोई भी आपका सवाल हो यानी कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं मेरे वीडियो पर कमेंट करके। और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों को शो में शामिल करूं और उनके उत्तर दूं। तो आज फिर से मैं कुछ सवालों के जवाब लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राकेश बड़ोनी जी ने। और राकेश जी ने कहा है कि वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। 12 से 15 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। और आपकी जो एसआईपी चल रही हैं वो कुछ स्कीम्स के नाम मैं पढ़ देता हूँ। क्वांट मिड कैप फंड, इसमें 1000 रुपीज़ की एसआईपी है। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 500 रुपीज़ पर मंथ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 250 रुपीज़ पर मंथ। और क्वांट स्मॉल कैप फंड में एसआईपी चल रही है 1000 रुपीज़ पर मंथ। और सभी में डायरेक्ट स्कीम में आप एसआईपी कर रहे हैं। तो टोटल आपकी जो एसआईपी है वो है 2750 रुपीज़ की। और यदि मैं 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर एज्यूम करूँ तो 15 साल में आपके पास करीब 13 लाख रुपए बन सकते हैं। लेकिन 13 लाख रुपए क्योंकि 15 साल के बाद बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि इमीडिएटली यदि आप इस 2750 को बढ़ाकर 3000 रुपीज़ कर सकें, यानी कि पर मंथ 3000 रुपीज़ की एसआईपी कर लें और हर साल इसे 10% से स्टेप अप भी करें, यानी कि 10% से हर साल ये निवेश की राशि बढ़ती रहे। और यदि उसके ऊपर 12% का CAGR मिलता है तो 15 साल में करीब 25 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम्स की। आप 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक स्कीम में 250 रुपीज़ पर मंथ, एक में 500 पर मंथ और 2 स्कीम में 1000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो मेरी सलाह ये होगी कि आप ज़्यादा स्कीम करने की बजाय आप यदि 3000 रुपया पर मंथ भी करते हैं तो 3 स्कीम आपके लिए काफ़ी हैं। और यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको एक राय दूंगा कि फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है, जहाँ पर आप 500 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी एसआईपी इमीडिएटली कैंसिल कर दीजिए। उसकी वजह यह है कि एक थीमेटिक फंड है और जब आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है ये एक स्पेशल सिचुएशन फंड है, यानी कि ऐसी कंपनीज में इस फंड का इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर कुछ स्पेशल सिचुएशन हो, जैसे कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई हो या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का उस तरह की कंपनीज पर कोई फर्क पड़ता हो या फिर कुछ कंपनी कुछ टेम्परेरी यूनिक चैलेंजेस से गुजर रही हो, तो इस तरह के बिजनेसेस को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस फंड से तो आप बिल्कुल निकल जाएं। अब आपके पास एक मिड कैप फंड है, क्वांट मिड कैप फंड, और साथ ही क्वांट का ही आपके पास स्मॉल कैप फंड भी है। तो मेरी सलाह ये होगी कि यहाँ पर आप सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्टेड रहिए। तो आप क्वांट मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड रहें, क्वांट स्मॉल कैप फंड में एसआईपी को कैंसिल कर दें। और आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है, जहां पर फिलहाल आप 250 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, उसे बढ़ाकर आप 1000 रुपीज़ पर मंथ कर दें। और लार्ज कैप आपके पास मिसिंग है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। निफ्टी 50 यदि आप करते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं। और अदरवाइज आप यदि एक निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में करना चाहते हैं, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का मतलब यह है कि टॉप 100 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में होंगी, और यदि आप 50 की बात करते हैं तो टॉप 50 में होंगी। हालांकि आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप भी पोर्टफोलियो में है, तो आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जैसे कि एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक इंडेक्स फंड को आप शामिल कर लें, और बाकी मैंने 2 स्कीम का सजेशन आपको दिया है, उन्हें ही अपने पोर्टफोलियो में रखें।
बाकी 2 स्कीम आप कैंसिल कर दें। तो मैंने विस्तार से आपके सवाल का उत्तर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपके काम आएगी। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शैल ने। इनका सवाल आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की एनसीडी को लेकर है और ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है और इसकी जो रेटिंग है वो AA+ रेटिंग इसको मिली हुई है। तो बेसिकली उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है। इसका जो कूपन रेट है वो क्योंकि 9.62% है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि जो रेटिंग्स होती हैं समय समय पर बदलती भी रहती हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इस रेटिंग को देखते हुए इन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अमित रॉय ने। अमित की एज 30 ईयर्स है और 45 ईयर्स की एज यानी कि 15 साल के बाद 5 करोड़ रुपए पाने का आपका लक्ष्य है। पोर्टफोलियो में स्कीम्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे SIP चल रही है। ओके, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20,000 पर मंथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 पर मंथ, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 7,500 पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5,000 पर मंथ, SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड में 5,000 पर मंथ, PPF में साथ में कंट्रीब्यूशन होता है 12,500 पर मंथ का और NPS में आप कंट्रीब्यूट करते हैं 5,000 पर मंथ। इसके अलावा अमित पर मंथ 20,000 रुपीज़ कंटिंजेंसी के लिए भी बचाते हैं। वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो आपने मुझे बताया नहीं। और जो करंट कॉर्पस है 6.5 लाख रुपए हो गए हैं इमरजेंसी फंड में और उसके अलावा बाकी इक्विटी, PPF, NPS, EPF सब मिलाकर 9.5 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी फंड्स हैं उस पर तो हम 12% का CAGR एज्यूम कर सकते हैं यदि हम 15 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन NPS में भी करीब 9-10% आप एज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने इक्विटी एलोकेशन अपना 75% यहाँ पर रखा हो। PPF पर फिलहाल में 7.1% का रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब फ्यूचर में ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा यदि आपका नज़रिया है 15 साल का और आप 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो जो म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है उसे आप 10% से हर साल बढ़ाते रहें। तो उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। साथ ही कंटिंजेंसी फंड में आप 20,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपको कितने पैसे इकट्ठा करने हैं, कितना आपका फंड साइज होना चाहिए वो आप डिसाइड कीजिए। करीब करीब मतलब 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर यदि आपके पास कंटिंजेंसी फंड इकट्ठा हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी होगा। 6 to 9 मंथ तक आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप कंटिंजेंसी में कंट्रीब्यूट करने की बजाय उस पैसे को यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी फंड्स में डाइवर्ट करेंगे तो इससे आपको आपका जो टारगेट है उसे अचीव करने में मदद मिल सकेगी। और जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में अच्छी स्कीम्स हैं, आप इन्हीं में SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अतुल भाई ने। अतुल भाई गुजरात में टीचर हैं और 50,000 रुपये पर मंथ की SIP करना चाहते हैं। लक्ष्य मिनिमम 8 साल का है और उम्मीद है कि 8 साल के बाद भी SIP जारी रहे। और म्यूचुअल फंड में SIP करनी है ये तो सवाल है ही, साथ में अतुल भाई ने भी कहा है कि उन्हें फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे लगते हैं तो कितना % फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट फ्लेक्सी कैप फंड में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स में फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली एक अच्छी कैटेगरी है और यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सी कैप के थ्रू अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा। हो सकता है कि किसी वक्त पर एक पर्टिकुलर मार्केट कैप में एलोकेशन ज़्यादा हो या कम हो, जैसा भी फंड मैनेजर को लगेगा वो हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि लॉन्ग टर्म में सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 50,000 रुपये के लिए आप 5 स्कीम चुन सकते हैं
क्योंकि नज़रिया आपका 8 साल का है, तो डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप के थ्रू यदि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। तो बिरला फ्लेक्सी कैप फंड या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों में से आप एक चुन सकते हैं या फिर आप दोनों फंड्स को भी चुन सकते हैं। साथ ही एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेने की मैं आपको सलाह दूंगा। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड आप चुन सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा एलोकेशन आप एक इंटरनेशनल फंड में भी रखिए। ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, ये फंड इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से सही रहेगा। साथ ही मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं। तो यदि आप 5 की जगह 6 फंड भी रखना चाहें, आप 2 फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल कर लीजिए और जो इंटरनेशनल फंड है उसमें आप अमाउंट कम रखिए। तो 50,000 में से आप ऐसा कर सकते हैं कि 15,000 रुपये आप 2 फ्लेक्सी कैप फंड में मिलाकर इन्वेस्ट कर लीजिए। 5,000 रुपये आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। और बाकी के 30,000 के लिए 3 स्कीम आप चुन सकते हैं। एक मैंने आपको मिड कैप फंड की सलाह दी है वो, दूसरा मल्टी एसेट फंड और तीसरा आपका कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो इन 3 फंड में 30,000 और बाकी का जो 20,000 रुपये है उसके लिए आप 15,000 के 2 फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हैं और 5,000 रुपये इंटरनेशनल फंड में। तो इस तरह से आपका 6 स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल 50,000 रुपीज़। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सुमन भट्टाचार्य जी ने। सुमन भट्टाचार्य जी ने बताया है कि उनकी एज 57 ईयर्स की है और 1.30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 75,000 रुपीज़ पर मंथ पाना चाहते हैं। हालांकि आपने पूछा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको इतने पैसे मिल सकें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, यदि आप 75,000 रुपीज़ पर मंथ पाना चाहते हैं 1.30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, तो यानी कि आप यहाँ पर अराउंड 7.15% पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप आसानी से बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट करके पा सकते हैं। आपकी एज क्योंकि 57 ईयर्स है, तो सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। चाहे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की बात करूं तो वहां पर मंथली रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.35% पर एनम है फिलहाल में। और फिक्स डिपॉजिट पर भी आपको 8% के आसपास का मतलब कॉरपोरेट FDs की अगर बात करूं तो वहां पर 8% के आसपास इंटरेस्ट मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। और जहां तक कॉमर्शियल बैंक्स की FD हैं, यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक्स हों या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, वहाँ पर भी 7% के आसपास का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आपको ऐसे में, क्योंकि आपकी जो ज़रूरत है वो छोटी है, आपके पास में फंड बड़ा अवेलेबल है, तो मेरी सलाह ये होगी कि 50% तो आप बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट FDs में और थोड़ा बैंक FD में इन्वेस्ट करें। यहाँ से आपको रेगुलर रिटर्न मिल सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ पर आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही थोड़े कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जैसे कि SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में एक फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड, उस फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म डेट फंड की कैटेगरी में एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो जो आपका टोटल कॉर्पस है उसका 50% तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जैसे कि बॉन्ड्स या FDs वहाँ पर इन्वेस्ट करें, और 50% जो एलोकेशन है उसको आप, जैसा मैंने कहा कि कुछ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स जो हैं थोड़े और बेहतर आपको मिल सकते हैं, जिससे जैसे कि आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 75,000 पर मंथ आपको मिले, लेकिन भविष्य में शायद 75,000 रुपीज़ पर मंथ सफिशिएंट ना हो इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि पैसों की वैल्यू
कम हो जाती है। और ऐसे में यदि आपके रिटर्न्स जो यहाँ पर 7.15% की हम बात कर रहे थे उससे अधिक मिल सके तो आपको फ्यूचर में बेहतर रिटर्न्स पाने में मदद मिल सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। आपका कोई फॉलोअप क्वेश्चन होता है या फिर कोई नए सवाल हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कोई यदि सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।